हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में कई सारी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे, साथ में कई और भी बातें होंगी, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और ये लास्ट वीडियो होने वाली है आपके इस सब्जेक्ट के लिए। मैं और वीडियो आपको डाल के आप परेशान नहीं करूँगा और बार बार आपको एक ही चीज़ बताना सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए लास्ट वीडियो होने वाली है। बहुत ज़्यादा जब अर्जेंट होगा तभी वीडियो बनेगी। लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर समझ सको कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी बातें हैं वो सारी बातें इसमें हो जाएंगी। तो आप आधी वीडियो मत देखना, ठीक है? आधी वीडियो देखोगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे अभी मैंने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बनाई, तो प्लीज़ उसको जाकर एक बार देख लेना। कुछ बातें आपको समझ में आएंगी कि जो अगर गलतियाँ आपसे हो रही हैं उसमें आपको सुधार कर सकते हैं और आपको कैसे मतलब आगे की चीज़ें तैयारी रखनी है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। प्लीज़ एक बार इसको भी देख लेना इस वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, आज आपका एक एग्ज़ाम था, पहला एग्ज़ाम था आपका कॉलेज का। उम्मीद करता हूँ सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हो गया सो हो गया, आप इसे बाद में सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके ईयर के ऊपर कोई अभी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका साल ख़राब नहीं होगा, आप आगे इसको सुधार सकते हैं। इसके ऊपर आगे बहुत सारी चीज़ें आप समझेंगे तो आपका साल ख़राब नहीं होगा। आप आगे अगर किसी का बेकार पे एग्ज़ाम गए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका टाइम बेकार नहीं होगा। बस ये कोशिश कीजिए कि जो आपका आगे का भी जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो अच्छा जाए। अब आप आगे के एग्ज़ाम पे पूरा फोकस कर कीजिए, जो बीत गया सो बीत गया। आगे का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाना चाहिए बस, ठीक है? किसी का ख़राब भी गया है तो मोस्टली चांस होता है कि पास ही होगा वो बच्चा। अगर ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ख़राब गया, फेल होने वाली सिचुएशन है, तब भी ना डरे। आपका ईयर ख़राब नहीं होगा। आप लास्ट ईयर में थोड़ी ना हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपका ईयर ख़राब नहीं होगा, साल ख़राब नहीं जाएगा। आपको आगे मौका दे दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। वो अलग चीज़ है, उस पर एक वीडियो मैं विस्तार से लाऊँगा। लेकिन आप अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, ताकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? हम जब करके आएँ तो हमारा कन्फर्म हो कि हम पास ही होंगे। तो नॉर्मली जो सही बच्चा करके आया है वो पास ही होगा 100%, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं अब ध्यान देते हैं कि आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए सारी की सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन वीडियोज़ देखने से क्या इनफ हो जाएगा? इतनी सारी वीडियोज़ हैं तो क्या सारी ही वीडियोज़ देखनी है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के, तो इन सभी को मैं सॉल्व करूँगा वन बाय वन। देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ करना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं आपको पहली बात सिखा रहा हूँ, कई सारी बातें सिखाता हूँ लेकिन आपको मैं पहली बात सिखा रहा हूँ लाइन वाइज चलते हुए। पहली बात मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपके पास ये 6 यूनिट हैं, ठीक है? 6 यूनिट में से आप इतना याद रखना कि जो ये 6 यूनिट है, और ये 6 यूनिट मान लो, ये जो आपकी छठी यूनिट है ये थोड़ी अलग पड़ जाती है, लेकिन ये जो पाँचों यूनिट हैं ये आपस में काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी गहराई का मतलब है कि पाँचों यूनिट में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो क्या? वो है कि प्राचीन भारत में राज्य कैसा था, उससे संबंधित बातें आपको पाँचों यूनिट में देखने को मिलेगी। जो स्टेट था, जो शासन था, वो कैसे चलता था, वो पाँचों यूनिट में आपको देखने को मिलेगी। और तभी पाँचों यूनिट आपको समझ में आएगी जब थोड़ा आप लाइन वाइज चलेंगे। पूरा ना सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइन वाइज चलें। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली चौथी यूनिट कर लें, लेकिन अगर आप पहली यूनिट पढ़ लेंगे, दूसरी यूनिट पढ़ लेंगे, तो चौथी यूनिट पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप बात समझिए, ये पाँचों यूनिट ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन जो छठी यूनिट है ये आपकी 6 यूनिट, ये ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली अगर 6 यूनिट को भी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये 6 यूनिट क्या है। वर्ण और जाति से संबंधित ये यूनिट है। अगर आप इसे डायरेक्टली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मली एक जो अच्छी यूनिट है, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है, एक अच्छी जो यूनिट है वो आप 6 को लेकर चलिए। 6 यूनिट आपके समझने के लिए काफ़ी ईजी है, आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी लगेगा इसमें। ये जो इंटरेस्ट है वो तो सभी में है, लेकिन हाँ, कभी कभी आपको बोरिंग लग जाएगा। लेकिन ये जो यूनिट 6 है इसे बहुत सारे बच्चे हो सकता है छोड़ दें, क्योंकि ये लास्ट में आ रही है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार 6 यूनिट को ज़रूर पढ़ना, और अगर पढ़ना तो पूरी तरह पढ़ना, ठीक है? 6 यूनिट को आप ज़रूर पढ़ के जाना। सभी यूनिट को पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 यूनिट को पढ़ना तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये आपको समझ में भी आ जाएगी आसानी से। ईजी है ये, काफ़ी वर्ण और जाति से संबंधित सारे पॉइंट्स आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। और एक चीज़ आपको समझ में आ गई
6 यूनिट काफ़ी इजी आप पढ़ सकते हैं और ये पाँचों यूनिट कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे एक दूसरी बात यहाँ पे क्या है इसको समझिए। जैसे कि अब मैं मान लो कि पहली यूनिट पढ़ रहा हूँ, तो पहली यूनिट क्या मैं आधी पढ़ूँ? नहीं। अगर मैं पहली यूनिट को पहले पढ़ रहा हूँ तो पहली यूनिट में 100% कवर करूँगा, 100% ना सही तो 95% मैं पहली यूनिट को ख़त्म कर लूँगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ो तो पूरी तरह पढ़ो, वरना फ़ायदा क्या आपका पढ़ने का? कहने का मतलब है कि देखो यूनिट 1 से क्वेश्चन आएँगे, इतना कन्फर्म है, आएँगे ही आएँगे क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे ना जब आपने पूरी तरह इस यूनिट को पढ़ा हुआ है। तो यही कहूँगा कि आप कोई सी भी यूनिट पढ़ो पहले, चाहे आप यूनिट 2 पढ़ रहे हो, चाहे यूनिट 3 पढ़ रहे हो, उसको पूरी तरह ख़त्म करो। मेरा मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अगर किसी यूनिट को आप पढ़ना शुरू करते हो तो उसको 100% कवर करो, क्योंकि सभी यूनिट से क्वेश्चन आने तय हैं। 6 यूनिट है, 6 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, तो सभी को आप पूरी तरह पढ़ो, आधा अधूरा किसी को भी मत पढ़ो। अब जो बात यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको पहले एक बार थोड़ा ख़त्म करते हैं, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो अब नॉर्मली अब एक बच्चा शुरू कर रहा है अपनी पढ़ाई, तो वो कैसे शुरू करेगा, क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर मैं शुरू करूँ इसे तो मैं फर्स्ट यूनिट से ही पढ़ना शुरू करूँगा। अगर मैं आपकी जगह एक स्टूडेंट हूँ तो मैं फर्स्ट यूनिट को पहले पढ़ूँगा, फिर सेकेंड यूनिट को पूरी तरह पढ़ूँगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट याद रखना, पूरी तरह पढ़ लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो न्याय और नीति से संबंधित यूनिट है, ये इसको मैं पढ़ने की ट्राई करूँगा, एक बार कोशिश करूँगा। अगर आप मतलब अगर मुझे ये यूनिट अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको होल्ड पर रखूँगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि यूनिट 3 थोड़ी सी हार्ड लगी थी मुझे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आप थोड़ा सा इसे होल्ड पर रख सकते हैं। फिर यूनिट जो 4 है इसको आप रटिए, आपको समझ में तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन रटना ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझाने में तो काफ़ी ईजी है। सभा और समितियाँ क्या थी, एक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में लोकसभा राज्यसभा का प्रतीक रही हैं ये, लेकिन इनके ऊपर हमें काफ़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लिख कर आ सकें। इसलिए यूनिट 4 में आपको रटना है काफ़ी कुछ। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 ये आपको काफ़ी बेटर तरीके से रट लेनी है, इनको समझ लेना है। इसके बाद आपको राष्ट्र राज्य क्या है ये समझ में आ ही जाएगा, और वर्ण और जाति क्या है तो काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आ ही जाएगा। बस थोड़ा होल्ड पर रखना पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा यूनिट 3 को। जब आपका ये सब कुछ हो जाए तो यूनिट 3 पर आप ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको बातें बताई, यूनिट 1 और यूनिट 2 को साथ लेकर चलिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आप पढ़िए, क्वेश्चन आएंगे। और फिर यूनिट 1 और 2 अगर आपकी हो गई, अगर आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 समझ में आ गए तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और यूनिट 3 में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसे होल्ड पर रख कर चलें, रुकें ना इसके लिए। जैसे ही सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी आप इस पर भी आ सकते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको। अब यहाँ तो बात हो गई सामान्य बातें, हमने स्ट्रेटजी वगैरह को देख लिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो इसका अवेलेबल नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले कोई मतलब सब्जेक्ट था ही नहीं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। अब एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मतलब क्या बनाएंगे क्वेश्चन ये नहीं जानते, लेकिन कैसे क्वेश्चन वो अरेंज करेंगे एग्जामिनर वगैरह, ये काफ़ी अच्छे से हमारे पास इसकी जानकारी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे उन बातों को समझिए। जैसे कि आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 कर ली, तो इतना मानकर चलो कि आपके 2-3 क्वेश्चन तो आप इससे कर ही लोगे। मतलब यह है कि 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से संबंधित आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आप समझोगे कैसे? देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि जब आपने यूनिट 1 प्रिपेयर कर ली और फिर आपने यूनिट 2 भी प्रिपेयर कर ली या दूसरी भी यूनिट प्रिपेयर कर ली हैं, तो आप क्या करोगे? देखिए, जब आप प्राचीन भारत में शासन कला को समझ रहे हो, तो आपने बात कर ली कि प्राचीन भारत में शासन कला कैसी थी, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाएगा। हमने अशोक के बारे में भी पढ़ा था, तो अशोक का जो धर्म का जो सिद्धांत था उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के धर्म के बारे में विस्तार से समझाइए। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में सेव होना चाहिए ताकि आप लिख सकें। दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको बस अपनी पढ़ाई तैयार रखनी है। आपको अपनी पढ़ाई अगर आपने तैयार रखी है ना, तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ आई है, बस आपको उसके ऊपर लिखना है।
देखो आप ना टॉपिक यहाँ पर प्रिपेयर करो। आपने टॉपिक अगर प्रिपेयर कर लिया कि वर्ण और जाति क्या है, वर्ण और जाति से संबंधित जितनी भी बातें मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपने वो सारी की सारी अपने माइंड में सेव कर ली, मतलब याद कर लिया, समझ लिया, और फिर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ण और जाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उन सबको आप अटेम्प्ट कर लोगे। वर्ण और जाति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको देखोगे, अरे ये तो ये सारी बातें पूछ रहा है, तो आपको जितनी भी बातें आपने पढ़ी हैं वो सारी आप लिख देंगे तो आपकी वो पूरी की पूरी तरह सही जाएंगी। कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, यूनिट प्रिपेयर करनी है, अलग से इसके क्वेश्चन के पीछे मत भागो। आप टॉपिक प्रिपेयर कर लो कि मैंने वर्ण और जाति का टॉपिक पढ़ा है और वर्ण और जाति से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको कर लूँगा आसानी से। ऐसा पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपकी यूनिट के अंदर से ही बनेंगे, मतलब ये कि आपके सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लोगे अगर आपने वर्ण व्यवस्था की यूनिट पूरी तरह पढ़ रखी है तो। इसके अलावा अगर आपने सभा और समिति को पढ़ रखा है तो डेफिनेटली कहा जाए तो इससे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन चाहे इतना लंबा आया चाहे इतना छोटा आया, अगर उसने पूछा है कि सभा और समिति का अंतर बताइए या सभा और समिति को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको जो भी बातें आपने इसमें पढ़ी हैं आपको वो सारी बातें इसमें बतानी है। हाँ, थोड़ा मैनेज करना, ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो मैनेज करते हुए आपको कम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्वेश्चन ना थोड़ा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आप आजकल क्या होता है, एक लाइन लिख देते हैं फिर बाद में लिखते हैं टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। आप कंफ्यूज मत होइए, आपको बस एक बार टॉपिक ढूंढना है कि आखिर ये आपकी सभा और समिति से संबंधित यूनिट से आया है। बस एक बार आपने पहचान कर ली टॉपिक की कि अरे ये तो यूनिट 4 सभा और समिति से आया है, तो बस आपको वही सब कुछ लिखना है जो आपने इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ा होगा। तो ये सारी बातें थी। इसी तरह जैसे धम्म और धर्म वगैरह के बारे में पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, क्योंकि कौटिल्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र है, तो ऐसा आ जाएगा कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दंड को लेकर, मान लो दंड को लेकर क्या बातें कही हैं, तो आप उसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है। अगर आपने दंड के बारे में पढ़ रखा है तो आपने कौटिल्य को भी पढ़ा है, आपने मनु को भी पढ़ा है, जितनी बातें आपने पढ़ी आप उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दंड को अगर आपने पढ़ रखा है तो मतलब टॉपिक प्रिपेयर करो। धर्म से संबंधित कोई भी टॉपिक आएगा तो आप वही सारी बातें लिखोगे जो मैंने आपको धर्म के टॉपिक में पढ़ाई हैं। और जब धम की बात है, तो धम किसने दिया है? अशोक ने दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के धम राज्य की व्याख्या कीजिए, अशोक के धम राज्य की विशेषताओं को बताइए, या वो कई सारी चीज़ें, वो अंदर का कोई भी इस धम से या धम का ये जो टॉपिक है उससे कोई भी चीज़ें वो कोई सेंटेंस ले लेगा और आपको कह देगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, टॉपिक मतलब आप यूनिट वाइज प्रिपेयर करते चलिए। आपने अगर आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा अगर आपने अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है तो आप यकीन मानो आप सारे क्वेश्चन कर आ जाओगे। मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम 5, जैसे कि आपको यहाँ सारी यूनिट पढ़ाई हैं तो आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। बस हाँ, पहले 1 बाय 1 करके चलिए। जैसे कि मान लो मैंने 2 यूनिट में, पहला मेरा फोकस रहेगा कि मैं 2 यूनिट को कवर कर लूँ। अगर मैंने 2 यूनिट कवर कर ली तो मैं कोई तीसरी यूनिट कवर करूँगा, जैसे कि जो छठी यूनिट है उसको। और जब मैंने 3 यूनिट कर ली ख़त्म तो मुझे हौसला आया कि मैंने 50% कवर कर लिया है। बस अब इसके बाद मुझे करना है आराम से। अब मैंने मतलब क्योंकि 50% चीज़ें तो आ ही गई हैं मेरे पास, अब मैं तो थोड़ी तसल्ली के साथ पढ़ सकता हूँ। तो मैं आगे की यूनिट कवर करूँगा। जैसे कि मान लो 4 यूनिट कवर कर ली, यूनिट 5 फिर मैंने कवर कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 50% तो मैंने पढ़ ही लिया है। अब इसके आगे मैं चाहे जैसे भी पढूं, चाहे हल्का हल्का पढूं, चाहे गहराई से पढूं, वो मेरी मर्जी। बट हाँ, आप 50% से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको ठोस अपने पास वो चीज़ें रखनी हैं कि अगर धम या दंड से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया या वर्ण व्यवस्था से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको कर सकूं, मैं उसको लिख सकूं। मेरे अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए यही कहूँगा कि चाहे आप आधा ही अभी तैयारी करो पहले, लेकिन वो पक्की तैयारी होनी चाहिए, वो ठोस होनी चाहिए, वो 100% हो कि आपने हाँ जो किया है थोड़ा ही सही लेकिन पूरी तरह आपको आता है। वो ऐसे करो, आधा अधूरा करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ पा रहे हो। तो पहले 50% कोशिश करो, एक एक यूनिट करके पूरी तरह उसको कवर करो। और जब 50% आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद, जब आपकी 50% अच्छे से तैयारी हो जाए उसके बाद फिर आप जैसे तैसे, आपको जैसा अच्छा लगे, चाहे हल्का पढ़ो चाहे गहराई में पढ़ो, जैसे आपकी इच्छा वैसे पढ़ो। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स कुछ यूनिट को पूरी तरह घोल कर पी जाओ।
मैं तो यही कहूँगा पहली और दूसरी यूनिट और जो छठी यूनिट है इसको तो पूरी तरह ही घोल कर पी जाओ। इसके बाद सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5वीं यूनिट और फिर न्याय वाली। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ सारी पक्का ही है, आधे से ज़्यादा तो आप कर ही लोगे तो हो जाएगा आपको आपका सब कुछ। अब आप बात आती है कि याद कैसे रखें। देखो, याद के लिए जो आपकी नोट्स है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देखिए वीडियो को, थोड़ा थोड़ा करके देखो वीडियो को, समझो, अपने आप से थोड़ा पूछो। आप वीडियो ही तो देख रहे हो यार, 24 घंटे भी बहुत होते हैं वीडियो देखने के लिए, तो 24 घंटे में अगर 2 बार भी वीडियो देखोगे तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। 2 बार देखो, 3 बार देखनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेमेस्टर के बच्चे बोलते हैं सर हम 5 बार 3 बार वीडियो देखते हैं तो पूरी तरह हमारी तैयारी हो जाती है, हम कुछ करते ही नहीं, नोट्स भी नहीं बनाते। तो उनका कैसे हो रहा है, वो पूरा एग्जाम कैसे दे रहे हैं? वीडियोस देखने से, थोड़ी थोड़ी वीडियो देख लो ना, जैसे ऐसे कि मान लो 10 मिनट आपने वीडियो देख ली, अब 10 मिनट वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट में आपने जितना कुछ पढ़ा अपने आप से थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि 10 मिनट में मैंने क्या क्या पढ़ा। 25 मिनट की वीडियो है तो 25 मिनट में आपने पूरी वीडियो मान लो देख लिया, आपने क्या क्या समझा बातों को, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पर आप दोबारा से जाइए उस मिनट में और वहाँ पे थोड़ा सा सुनिए वीडियो को, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि नोट्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आप नोट्स ही रटना शुरू कर दो। पूरा रटना तो पॉसिबल ही नहीं है, रटना पॉसिबल ही नहीं है, आप रट ही नहीं पाओगे। क्या करना है कि जो भी मेन शब्द हैं उनको याद कर लीजिए, और जो मैंने आपको समझाया है, देखो हमेशा वीडियो का रूल रहा है, वीडियो में मैंने क्या किया, पहले मैंने वीडियो में जो नोट्स हैं उनको रीड किया, रीड करने के बाद मैंने आपको वो सारी चीज़ें रीड करने के बाद समझाई हैं। तो जो मैंने समझाया है उस पर फोकस करो, ठीक है, जो समझाया है उस पर फोकस करो, और जो नोट्स हैं उस पर भी फोकस करो। थोड़ा नोट्स को हल्का सा देखो, लेकिन वो याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ उसको नोट्स को हल्का सा देखो, थोड़ा उसके वर्ड याद करो, और जो मैंने समझाया है उस पर फोकस करो, फिर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अपने शब्दों में लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने शब्दों में चलेगा सब कुछ। लेकिन हाँ, नोट्स के कुछ मेन शब्द होते हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा आपको साथ में। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी लाइन आप नोट्स की सिमिलर लिखें, लेकिन हाँ अपने शब्दों के अकॉर्डिंग कुछ नोट्स से भी कुछ शब्द आप ले लें। ऐसा नहीं कि अपनी बहुत ज़्यादा आसान शब्द यूज़ कर रहे हैं जो कि सही नहीं होता। तो वह यही कहूँगा, नोट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी लैंग्वेज में ही आप याद कर पाओगे सब कुछ, तो अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा नोट्स के कुछ वर्ड्स अपनी राइटिंग में शामिल करना। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखानी है दोस्तों। हमेशा अब आपको क्या करना है, जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना। जैसे कि पहले होता था 4 क्वेश्चन, लेकिन अब 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो यहाँ पे आप एक बार हमेशा ही आप पढ़ कर देना। फर्स्ट सेमेस्टर एक बार आप पढ़कर एक बार दे दोगे तो ठीक रहेगा। पहली बार ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं दोबारा से, बहुत समय पहले हुआ करती थी और फिर बीच में ये सब खत्म हो गया था। 5 क्वेश्चन वगैरह का जो ये चीज़ें थी, 90 का पेपर होता ही नहीं था, 75 का पेपर होता था। लेकिन अब सारी चीज़ें वापस से बहुत जो पुराना टाइम का जो चीज़ थी उसे लाया जा रहा है। तो एक बार प्लीज़ यहाँ पे पढ़कर आप सारी चीज़ें करना। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ पेज के रिगार्डिंग, अब पेज आप क्या रखोगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको मतलब सतर्क किया था कि अगर वो 5 क्वेश्चन आपसे कहते तो आपकी पेज स्ट्रेटजी कैसी होगी। जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 5 पेजेस से ज़्यादा हर क्वेश्चन में ना लिखूँ। क्यों? क्योंकि आपको एक अंदाज़ा अभी वैसे मिल ही गया होगा कि अगर 5 पेज से ज़्यादा लिखना चाहें हर क्वेश्चन पर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं और 25 पेज टोटली हो जाएंगे फिर, है ना। 5 क्वेश्चन आपको करने तो 25 पेज हो जाएंगे और 3 घंटे ही मिलने हैं आपको। जब पहला, अभी हम कुछ समय पहले की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 3.5 घंटे दिए जा रहे थे क्योंकि कोविड वगैरह का भी टाइम था, लेकिन अब 3 ही घंटे दिए जाते हैं। तो यही कहूँगा कि 5 पेज से ज़्यादा ना लिखें, 4.5 पेज, 4 पेज और 5 पेज इतना चलेगा। कोशिश करना कि 5 पेज से कम ना हो तो अच्छा ही है 5 पेज। हाँ, अगर कोई जिसकी अच्छी स्पीड है, राइटिंग स्पीड, अगर वो 6 पेज भी लिख रहा है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लिख सकते हो आप, कम ना लिखें। बस हाँ, ये कोशिश करना कि अगर आप 6 पेज लिख रहे हो तो ऐसा ना हो कि एक का आंसर आप 6 पेज लिख रहे हो और लास्ट वाले का आंसर आप 3 पेज लिख रहे हो, ऐसा मत करना। लगभग बराबर हो, 6-5 ऐसे चलेगा। लेकिन जो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ तो आप 5 पेज से ज़्यादा ना लिखें, 5 पेज ठीक है, और 4 पेज से कम भी नहीं लिखना है, ये आप ध्यान देना, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं। कोशिश करना 5 पेज की, 5 पेज से कम ना हो, कोशिश एक बार ज़रूर करना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सबसे ज़रूरी जो आपके लिए चीज़ है, आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम क्या था, यहाँ पे अब एक 10वां क्वेश्चन आता है। पहला हमारा ये 8वां क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब 10वां क्वेश्चन आ रहा है। और 10वां क्वेश्चन कभी भी छोड़ना मत। छोड़ने का मतलब है कि अगर आपको लगता है आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तब आप इसे छोड़ दो, लेकिन एक बार 10वें क्वेश्चन पर ज़रूर फोकस करना।
10वें क्वेश्चन पर फोकस ज़रूर करना, क्योंकि ये हमेशा ही एक ईजी क्वेश्चन होता है। जब बच्चे को कुछ नहीं आता समझ में तो वो 10वें क्वेश्चन को ज़रूर करके आता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, याद रखना। 4 ऑप्शन में से आपको कोई 2 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने अगर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा था तो मैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ पर लिख के आता। अभी ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये थ्योरी का एग्ज़ाम था। ये थ्योरी का एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था बच्चों को, लेकिन हकीकत है ये जैसे-जैसे अभी आपके पेपर आ रहे हैं ना, आपको ये 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि 10वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं और 4 में से आपको कोई 2 ऑप्शन चूज़ करना है। तो कोई से भी 2 ऑप्शन आप देखोगे ना, तो आपको, अगर आपने पढ़ रखा है 50% से ज़्यादा, अगर आपने सिलेबस अपना कवर किया है, उम्मीद करता हूँ आप सारा ही पढ़ के जाएँगे सिलेबस। लेकिन आपने अगर 50% से ज़्यादा भी सिलेबस पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँगे, 2 ऑप्शन जो आपको आते होंगे। तो इसीलिए आप एक बार इसको 10वें क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको ज़रूर करके आना। और अगर बात करें एक-एक पेजेस की, तो इन पे आप 3-3 पेजेस लिख सकते हैं। एक जो पॉइंट होगा आप इस पे 3-3 पेजेस लिखना ठीक रहेगा। इस पे आप 5 या 6 पेज मत लिखना। मैक्सिमम 3 पेज, ढाई पेज, 3-3 पेज करके आना मैक्सिमम। इतना ठीक होगा। कम से कम भी 3 पेज लिखो, ठीक है। 3-3 पेज लिख के आप नॉर्मली 6 पेज टोटल कर देना, ठीक होगा 10वें क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, जैसे कि एक ऑप्शन है तो मैंने इस पे 3 क्वेश्चन लिख दिए, फिर इस पे 3 क्वेश्चन लिख दिए, तो टोटल 6 पेज हो गया मेरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। काफ़ी जो भी कॉलोनियलिज़्म वगैरह का जो भी आपका पेपर है, उसमें आपको भी जो भी वीडियोज़ हैं जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएँगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।